नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं शकुंतलम म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर, जहां पर हम रोज रात 9 बजे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो रहे हैं आपके पुराने एग्जाम्स में। संगीत शिक्षक से रिलेटेड जितने आपके एग्जाम्स रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एनवीएस हो यानी नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो केवीएस हो यानी केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो दिल्ली सबऑर्डिनेट यानी डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम रहा हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो जिसमें आप पीएचडी के लिए अपना एग्जाम फिल करते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको आंसर देना है, क्या थ्योरी होती है एक्चुअली, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पारुल पटेल जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। अगर क्लास से जुड़ गए हैं तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाए और उन्हें कोई दुविधा ना हो, बाद में आने में कुछ उनका छूटे ना अगर लेट आए तो आ जाते हैं आज के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन, जो आपसे पूछ रहा है कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर यानी माँ, पंचम स्वर यानी माँ किस नाम से पहचाना जाता है? पंचम स्वर यानी माँ किस नाम से पहचाना जाता है? पंचम स्वर यानी माँ किस नाम से पहचाना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस है आपके सामने के ए वादी, क्या बी संवादी, क्या सी विवादी या फिर अनुवादी? क्या ए वादी, क्या बी संवादी, क्या सी विवादी या फिर डी अनुवादी? बहुत आसान प्रश्न है। नमस्कार स्वास्तिक जी, नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है कि वादी, संवादी, विवादी या अनुवादी राग बागेश्वरी में पंचम यानी जिसे हम माँ कहते हैं वो किस नाम से पहचाना जाता है? वो किस नाम से पहचाना जाता है? ए बी सी या डी? पारुल पटेल जी कह रही हैं बी, स्वास्तिक चौधरी जी कह रहे हैं फोर, अंशवी जी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, और अंशवी जी भी कह रही हैं फोर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप सभी के उत्तर, आप सभी के आंसर्स बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि माँ हमारा बागेश्वरी में वादी स्वर होता है। माँ हमारा बागेश्वरी में वादी स्वर होता है। ये बिल्कुल ए आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। और बात की जाए संवादी की, तो संवादी स्वर हमारा इसमें सा होता है। संवादी स्वर हमारा इसमें सा रहता है। याद रखिए बागेश्वरी का जब भी सवाल आए तो वादी, माँ और संवादी सा आपका सही उत्तर होगा। माँ और सा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, माँ और सा बिल्कुल इसी तरीके से। राग बागेश्वरी की बात की जाए, राग बागेश्वरी की बात की जाए तो ये काफी थाट से जन्मा हुआ राग है। काफी थाट इसका पिता है, जनक है। काफी थाट से जन्मा हुआ है। मध्य रात्रि यानी रात के मध्य में इसे गाया जाता है। इसका जो गायन समय है मध्य रात्रि है। माँ इसका वादी हो जाता है, संवादी इसका सा रहता है। और इसकी जाति शाड़व संपूर्ण है। इसकी जाति शाड़व संपूर्ण, इसका मतलब जाते हुए यानी आरोह में इसमें 6 स्वर लगते हैं और आते हुए यानी अवरोह में इसमें 7 स्वर लगते हैं। वो कौन सा स्वर है? वो कौन सा स्वर है जो जाते हुए इसमें नहीं लगता यानी वर्जित होता है? तो वर्जित स्वर इसका पा हो जाता है। वर्जित स्वर इसका पा हो जाता है, लेकिन अवरोह में वापस आते समय पा का उपयोग किया जाता है। पा का उपयोग किया जाता है वापस आते समय। तो राग बागेश्वरी के बारे में हमने बात करी। राग बागेश्वरी आपका काफी थाट का राग है। इसमें मावादी और सा संवादी होता है। पा इसमें आरोह में वर्जित होता है, जिसके कारण इसकी जाति शाड़व संपूर्ण हो जाती है। और इसका गायन समय अगर पूछा जाए तो मध्य रात्रि इसका गायन समय होता है। मध्य रात्रि इसका गायन समय होता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। जल्दी जल्दी क्लास को अपने मित्रों, अपने
परिजनों यानी अपने परिवार और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सभी लोग क्लास से जुड़ पाए। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि औरव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। औरव संपूर्ण से आप सभी समझते ही होंगे कि आरोह में 5 और अवरोह में 7, तो ये किस राग में ये आरोह अवरोह इस्तेमाल में लिया जाता है। औरव संपूर्ण जाति का राग कौन सा हो जाता है? क्या भैरव, क्या यमन, क्या आसावरी, क्या खमाज? क्या भैरव, क्या यमन, क्या आसावरी, क्या खमाज? पारुल पटेल जी कह रही हैं ए यानी भैरव। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भैरव, यमन, आसावरी और खमाज में से क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? ए और सी। अंशवी जी कह रही हैं ए सी, पारुल पटेल जी भी कह रही हैं ए और सी। तो देखिए, अगर आप भैरव कह रहे हैं तो भैरव संपूर्ण जाति का राग है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। सारे गा मा पा धा नी सा रे और धा को मैं। भैरव आपका संपूर्ण जाति का राग है। बात की जाए यमन राग की, बात की जाए अगर यमन या कल्याण राग की, तो ये भी आपका संपूर्ण जाति का राग हो जाता है। ये भी आपका संपूर्ण जाति का राग हो जाता है। तो ए और बी तो हमारे ऑप्शंस में से ही हट गए क्योंकि ये दोनों संपूर्ण जाति के राग हैं। बात की जाए ऑप्शन डी यानी खमाज की, तो खमाज हमारा शाड़व संपूर्ण जाति का राग है, तो खमाज भी नहीं होगा। ये शाड़व संपूर्ण जाति का राग है और इसका सही उत्तर होगा असावरी। असावरी जो हमारा औरव संपूर्ण जाति का राग हो जाता है। जी हाँ, सिमरन जी का बिल्कुल सही आंसर है, पारुल जी का सही आंसर है, स्वास्तिक चौधरी जी का सही आंसर है। आसावरी का वादी स्वर हमारा धा होता है, वादी स्वर कोमल धा होता है और संवादी स्वर कोमल गा होता है और संवादी स्वर गा होता है। वादी धा, संवादी गा। और औरव संपूर्ण जाति का ये राग हो जाता है। थाट की बात की जाए आसावरी राग की, तो इसका थाट भी आसावरी ही होता है। इसका थाट भी आसावरी ही होता है। समझ गए होंगे आप। जो समझाने की कोशिश की जा रही है, जो समझाने की कोशिश की जा रही है, वो आप सभी समझ रहे होंगे। भैरव यमन संपूर्ण जाति के और खमाज शाड़व संपूर्ण का। केवल आसावरी वो राग है जो औड़व संपूर्ण जाति का राग है, जो औड़व संपूर्ण जाति का राग है। आ जाते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन के रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? बहुत सिंपल प्रश्न है, आप सभी आंसर देने के समर्थ हैं। क्या स्वर समूह के आधार पर, क्या स्वरों के द्वारा रागों की हम पहचान करते हैं, या फिर मात्राओं के आधार पर, या फिर मात्राओं के द्वारा हम स्वरों की पहचान रागों की पहचान करते हैं, या फिर जाति के आधार पर, क्या हम जाति के द्वारा रागों की पहचान करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर दे रही हैं अंशवी जी ए, पारुल जी ए, स्वास्तिक चौधरी कह रहे हैं 1। बहुत सिंपल प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस बिहाफ पे, यानी किस तरीके से हम रागों की पहचान करते हैं। रागों की पहचान हम किस तरीके से करते हैं? क्या हम स्वर समूह के आधार पर, एक स्वर समूह आपसे कहा जाए और कहा जाए कि ये कौन सा राग है, तो क्या आप उस तरीके से पहचानेंगे? क्या आप उस राग को मात्राओं के द्वारा पहचानेंगे कि इतनी मात्राएं हैं तो बताइए कौन सा राग है? या फिर आप जाति के आधार पर के औड़व संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, औड़व 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 शाड़व, इन सब जातियों के आधार पर राग को पहचानेंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज? अंशवी जी ए कह रही हैं, पारुल जी ए कह रही हैं, स्वास्तिक जीवन कह रहे हैं और राज जी भी ए कह रहे हैं। तो जिसका आंसर ए है आप सभी जानते ही हैं, आप सभी जानते हैं। ए फॉर एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। स्वर समूह के आधार पर आप रागों की पहचान करते हैं। स्वर समूह के आधार पर आप रागों की पहचान करते हैं। याद रखिएगा, बार बार दोहराइएगा एक बार इस बात को, क्योंकि अक्सर
ये सवाल आता है, पूछा जाता है घुमा फिरा के कि स्वर समूह के आधार पर आप किन चीज़ों की पहचान करते हैं, तो रागों की पहचान हम स्वर समूह के आधार पर करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक एक स्वर समूह आपको उठा के दे दिया जाएगा कि सा रे गा पा धा सा, ये कौन सा राग है, तो आप बताने के समर्थ होंगे। अगर वो सारे शुद्ध हैं कि ये भोपाली हो जाता है, अगर वो सारे शुद्ध हैं तो ये भोपाली राग हो जाता है। कोई और स्वर समूह दे दिया जाएगा गा म रे सा, तो ये कौन सा राग हो जाता है, पूछ लिया जाएगा तो ये यमन राग हो जाता है। और कोई स्वर समूह दे दिया जाएगा, तो स्वर समूह आधार रहता है किसी भी राग का, क्योंकि उसी से हम राग की पहचान कर सकते हैं। मात्राओं के आधार पर अगर बात की जाए, तो मात्राओं के आधार पर हम तालों को पहचानते हैं, यानी रिदम्स को पहचानते हैं मात्राओं के आधार पर। और अगर बात की जाए जाति के आधार पर, देखिए जाति के आधार पर ज्यादा वर्गीकरण हमारे उसमें है नहीं संगीत में, लेकिन अगर मूल देखा जाए तो जाति के आधार पर हमने काफी जगह संगीत गायन को भी बांटा हुआ है। तो हो सकता है जाति के आधार पर हम से रिलेटेड भी बात कर सके, लेकिन एज मच एज स्पेसिफिक जब हम डीप में जाते हैं तो आप जाति के आधार पर किसी चीज की पहचान नहीं कर सकते, और करनी भी नहीं चाहिए। जाति के आधार पर किसी की पहचान नहीं करनी चाहिए। तो स्वर समूह के आधार पर आप सभी समझ गए होंगे हम रागों की पहचान करते हैं। ए इज करेक्ट, जी हाँ ए इज करेक्ट। आ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर, यानी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपसे पूछ रहा है पहले किसका जन्म हुआ, यानी इन सब में से सबसे पहले जन्म किसका हुआ है। क्या छोटे ख्याल का? छोटा ख्याल आप सभी समझते हैं, जो तीन ताल जैसी ताल पे बजाया जाता है, मध्य लय में होता है। या फिर बड़ा ख्याल? बड़ा ख्याल वो हो जाता है जो क्या कहते हैं आपका द्रुत लय में, माफ कीजिएगा, जी हाँ, छोटा ख्याल आपका हो जाता है मध्य लय में, और उसके बाद बड़ा ख्याल, फिर आपका ठुमरी एवं टप्पा, फिर आपका ठुमरी एवं टप्पा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो इनमें से सिंगिंग स्टाइल है जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है, जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है, जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है। आंसर आ रहे हैं, सिमरन जी कह रही हैं डी, पारुल जी कह रही हैं सी, अंशवी जी कह रही हैं डी, स्वास्तिक चौधरी कह रहे हैं 3, और गायत्री जी कह रहे हैं बी, बी यानी बड़ा ख्याल, बी यानी बड़ा ख्याल। तो छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी या टप्पा, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी या फिर टप्पा। तो देखिए, छोटा ख्याल हमारा आपका मध्य लय का हो जाता है, मध्य लय में बजता है। ठुमरी आपकी एक ठुमकने वाला गीत हो जाता है, जो एक फोक भी आप कह सकते हैं, और टप्पा भी हमारा कुछ इसी तरीके का एक लोक गीत हो जाता है। लेकिन बड़ा ख्याल जब हम बात करते हैं तो ये विलंबित लय में बजाया जाता है, गाया जाता है, और ये सबसे ओल्ड माना गया है, ये सबसे ओल्ड माना गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ भाग इसका ध्रुपद और धमार से प्रेरित होकर निकला हुआ है। ध्रुपद से प्रेरित होकर बड़ा ख्याल जन्मा है, और इसको डेवलपमेंट भी उसी के अंडर मिली है। तो ध्रुपद सबसे पहली शैली मानी जाती है गायन की, तो इसलिए बड़ा ख्याल का जन्म सबसे पहले हुआ, बड़े ख्याल का जन्म सबसे पहले हुआ। गायत्री जी का बिल्कुल सही आंसर था, गायत्री जी का बिल्कुल सही आंसर था, बी बिल्कुल आपका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। अंशवी जी कह रही हैं ऑल इज करेक्ट, ऑल करेक्ट नहीं है अंशवी, इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। बड़ा ख्याल का जन्म जो कि विलंबित लय में बजाया जाता है। तालों की बात की जाए तो एक ताल चार ताल ज्यादातर इसमें बजाई जाती है, एक ताल चार ताल ज्यादातर इसमें बजाई जाती है जब बड़ा ख्याल गाया जाता है। तो बड़ा ख्याल गंभीर प्रकृति का संगीत हो जाता है, ज्यादा इसमें होल्ड रखना पड़ता है, गमक का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, राग की शुद्धता पे खूब अच्छे से फोकस किया जाता है, और एक स्वर को काफी लंबी समय तक खींचा जाता है ताकि राग की सुंदरता अच्छे से बताई जा सके, दिखाई जा सके। तो एक एक टॉपिक से रिलेटेड चीजों को अच्छे से जानने का, पहचानने का प्रयास कीजिए। वहीं छोटा ख्याल तीन ताल जैसी तालों में बजाया जाता है, जिसमें
तानों का और आलाप का ज्यादा अभाव रहता है, ज्यादा उसका प्रभाव रहता है देखने में, थोड़ा सा एक सुंदर, जैसे एक होता है ना डेमो, तो छोटा ख्याल आप समझ लीजिए कि एक डेमो दिखाया जाता है राग का, कि कुछ इस तरीके का राग है ये, और इसमें ताने और आलाप इस तरीके से लगते हैं। खैर, छोटा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हिंदुस्तानी संगीत में। और बड़ा ख्याल एक, देखिए ख्याल से आप क्या समझते हैं? ख्याल यानी सोच, जो आप सोच रहे हैं, थॉट। तो ख्याल कुछ इसी तरीके का है कि उन जब स्वरों को साथ में गाया जाएगा तो कैसा ख्याल आएगा। तो छोटा ख्याल यानी जब छोटा ख्याल आए तो वो दिखाया जाता है, बड़ा ख्याल यानी उसी चीज को खोल के दिखाया जाता है। तो इसीलिए छोटा ख्याल आपका मध्य लय में हो जाता है और बड़ा ख्याल विलंबित लय में, बड़ा ख्याल विलंबित लय में, बड़ा ख्याल विलंबित लय में हो जाता है। आ जाते हैं आज के पांचवें प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र यानी ताल वाद्य बजाया जाता है ख्याल गायकी के साथ? क्या तबला, क्या मृदंग, क्या पखावज, क्या नाल? क्या तबला, क्या मृदंग, क्या पखावज, या फिर नाल? तबला, मृदंग, पखावज या नाल? इसका उत्तर दीजिए। सिमरन जी कह रही हैं ए, अंशवी चौधरी जी कह रही हैं ए, पारुल पटेल जी कह रही हैं ए, स्वास्तिक चौधरी जी भी कह रहे हैं ए। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। कौशिकी सक्सेना जी भी कह रही हैं ए, और गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं ए। सभी का ए आंसर आ रहा है। आप सभी अच्छा ज्ञान रखते हैं। तबला यानी इसका ए फॉर एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ख्याल गायकी के साथ तबला बजाया जाता है। ख्याल गायकी के साथ तबला बजाया जाता है। ख्याल की बात की जाए तो ये हमारा फारसी शब्द है, ये हमारा फारसी यानी पर्शियन वर्ड है, ये हमारा फारसी शब्द है। फारसी शब्द ये लिया गया है संगीत में ख्याल गायकी के रूप में। तो तबला इसके साथ बजाया जाता है। बात की जाए मृदंग या पखावज की, तो दोनों ही ध्रुपद या फिर कहा जाए तो धमार शैली में ज्यादा प्रचलित है। धमार में पखावज और मृदंग दोनों ही ध्रुपद और धमार में ज्यादा प्रचलित है। नाल की बात की जाए तो नाल भजनों में ज्यादा इस्तेमाल में ली जाती है, भजनों में ज्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। तो ख्याल गायकी के साथ समझ जाइए बात को, तबला सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तबला ही बजाया जाता है, चाहे फिर वो 3 ताल हो, चाहे 1 ताल हो, चाहे दीपचंदी हो, चाहे कोई और ताल हो, चाहे कोई और ताल हो। गायत्री सक्सेना, कौशिकी जी, स्वास्तिक, पारुल जी, अंशवी जी, सिमरन जी, सभी के बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हैं। सभी के बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हैं। क्लास के आधे पड़ाव में हम लोग आ गए हैं। तो एक बार मैं आपको बता दूं, ये क्लास आप देख रहे हैं शकुंतलम म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं, चाहते हैं आप गायन वादन कुछ ऐसा चीजें सीखें संगीत में, तो आप निश्चिंत होकर हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं अगर वो आपको सहूलियत लगे। जिस भी प्रकार की आप जानकारी संगीत से जुड़ी हुई चाहते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप टीचर बने संगीत के या फिर प्रोफेसर बने, तो आप यहाँ से डिप्लोमा और डिग्री भी कर सकते हैं रजिस्टर्ड सेंटर से हमारे। आ जाते हैं अगले छठे प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछ रहा है कि सारना चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ? सारना चतुष्टय, सारना चतुष्टय का मतलब मैं आप सभी को एक बार बता दूं। स्वरों का कुछ इस प्रकार विभाजन किया गया, श्रुतियों पे स्वरों को जो बांटा गया, श्रुतियों पर स्वरों को जब बांटा गया तो उसे हमने सारना चतुष्टयी का नाम दिया, जिसमें सारना यानी एक टेबल बनाई गई जिसमें श्रुतियों को स्वरों में बांटा गया, या फिर कहा जाए तो स्वरों को श्रुतियों में बांटा गया कि ये स्वर इस श्रुति पर, ये स्वर इस श्रुति पर, हिसाब से स्वरों को लगाया गया। तो वो चतुष्टयी यानी वो सारना, वो टेबल सर्वप्रथम किस इसमें से ग्रंथ में प्राप्त हुई? क्या संगीत मकरंद में, क्या संगीत दामोदर में, क्या संगीत रत्नाकर में, या फिर नाट्य शास्त्र में? संगीत मकरंद, संगीत दामोदर, संगीत रत्नाकर, या फिर नाट्य शास्त्र? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। अंशवी चौधरी जी कह रही हैं ए,
अंशवी चौधरी जी कह रही हैं ए। बाकी सभी लोग भी उत्तर दीजिए कि संगीत मकरंद, संगीत दामोदर, संगीत रत्नाकर या नाट्य शास्त्र, इन चारों में से वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम सारनाथ चतुष्टयी मिली या फिर लिखी गई। वंदना गुप्ता जी कह रही हैं ए। सिमरन शर्मा जी भी कह रही हैं ए, यानी संगीत मकरंद। चलिए और सभी लोग भी उत्तर दीजिए एक बार, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका स्वास्तिक चौधरी कह रहे हैं इन सभी के बीच में टू, यानी संगीत दामोदर। तो देखिए इसका आंसर संगीत मकरंद बिल्कुल नहीं होगा, संगीत दामोदर भी नहीं होगा, संगीत रत्नाकर भी नहीं होगा। नाट्य शास्त्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है, नाट्य शास्त्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पारुल जी ने कहा है ए, तो पारुल जी ए इसका आंसर नहीं है। हैप्पी सोल ने कहा है सी, और स्वास्तिक जी अब 4 कह रहे हैं, पहले वाला डिलीट करके। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नाट्य शास्त्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भरत मुनि द्वारा ये लिखा गया है, भरत मुनि द्वारा, भरत मुनि द्वारा इसे लिखा गया है। और अगर बात की जाए कि कब लिखा गया, तो 200 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट में कहा जाता है कि ये लिखा गया था। मतलब उस समय का बहुत पुरानी बात है, हद से ज्यादा पुरानी बात है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन 10th सेंचुरी में इसे इसका प्रचार ज्यादा अच्छे से किया गया। ध्यान रखिए, बात समझा रहा हूं जो कि इसका प्रचार कब किया गया, तो 10th सेंचुरी में इसका प्रचार अच्छे से किया गया। 200 BCE में इसे लिखा गया था भरत मुनि द्वारा, जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र में पहली बार सारनाथ चतुष्टयी का जिक्र हुआ, पहली बार सारनाथ चतुष्टयी का जिक्र हुआ। अंशवी चौधरी जी कह रही हैं डी, और स्वास्तिक जी थम्स अप दिखा रहे हैं। तो आप सभी समझ रहे होंगे सारनाथ चतुष्टयी, अगर आपसे पूछा जाए श्रुतियों में स्वरों को सबसे पहले प्रथम जब बात आ गया था, उस टेबल को जब बनाया गया तो उस सारना को वो कहाँ पे मिली, सबसे पहले किस ग्रंथ में है, तो नाट्य शास्त्र उसका आंसर हो जाता है। नाट्य शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारी ये हो गई कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया 200 BCE बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में जिसे हम कहते हैं, और 10वीं शताब्दी में इसका अच्छे से प्रचलन हुआ, इसका अच्छे से प्रचलन हुआ। आगे आ जाते हैं आज के प्रश्न संख्या 7 पे, जो आपसे पूछ रहा है राग दरबारी कब गाया जाता है। राग दरबारी कब गाया जाता है, क्या सुबह में, क्या शाम में, क्या दोपहर में, क्या रात्रि में। राग दरबारी किस समय गाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी आंसर देने के समर्थ रखते हैं, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। राग दरबारी कब गाया जाता है, सुबह में, शाम में, दोपहर में या फिर रात्रि के समय में। किस समय में राग दरबारी गाया जाता है। पारुल पटेल जी कह रही हैं ए, यानी सुबह में। स्वास्तिक चौधरी जी भी कह रहे हैं 1। हैप्पी सोल का आंसर आया है डी, यानी रात्रि में। वंदना गुप्ता जी कह रही हैं ए। बाकी सभी भी एक बार उत्तर दीजिए, बहुत आसान है। राग दरबारी से एसोसिएटेड चीजें आप जानते होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात ही समय हो जाती है राग दरबारी की। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि राग दरबारी कब गाया जाता है, किस समय में गाया जाता है। क्या सुबह में यानी मॉर्निंग, क्या शाम में यानी इवनिंग, क्या दोपहर में यानी आफ्टरनून, क्या रात्रि में यानी इन नाइट। सिमरन शर्मा जी कह रही हैं सी, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं सी। तो देखिए, ना तो इसका आंसर ए होगा, ना ही इसका आंसर सी होगा। इसका सही आंसर है रात्रि में, यानी रात के समय में। हैप्पी सोल जी का बिल्कुल सही आंसर था, हैप्पी सोल जी का बिल्कुल सही आंसर था, यानी रात्रि के समय में राग दरबारी को गाया जाता है। बार बार याद रखिए, दोहराइए इस चीज को कि राग दरबारी रात्रि में, क्योंकि गलत किया है आपने, क्योंकि गलत किया है आप सभी ने। तो एक बार समझिए इसको, दरबारी को अगर आप और उसमें देखेंगे तो दरबारी कानड़ा भी कहते हैं, दरबारी कानड़ा भी कहते हैं दरबारी को, राग दरबारी को।
और दूसरे शब्द में आप क्या कहेंगे, तो हम इसे दरबारी कानड़ा भी कहते हैं। और राग दरबारी आपका गाया जाता है रात्रि के समय में। कौशिकी सक्सेना जी कह रही हैं डी। जी हाँ, सिमरन जी का सी आंसर था वो, उसका सही उत्तर नहीं था, उसका सही उत्तर नहीं था। तो आप सभी समझ गए होंगे कि राग दरबारी कानड़ा या फिर राग दरबारी आपका, देखिए कानड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कन्नड़ फैमिली से है, ये कर्नाटक संगीत का ज्यादा रुझाव इसमें रहता है। और ये सबसे पहले गाया गया था किसके द्वारा, मियां तानसेन जी द्वारा 16वीं शताब्दी में अकबर जी के द्वार में, अकबर के द्वार में यानी अकबर के दरबार में, अकबर कोर्ट, इसे गाया गया था सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मियां तानसेन द्वारा, मियां तानसेन द्वारा। इतनी बातें याद रखने वाली हैं इसके बारे में। और डी इसका आंसर हो जाता है, यानी रात्रि के समय में। आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछ रहा है कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में बजाया या फिर गाया जाता है। मूल रूप यानी उसका जो बेसिक रूप है वो किस राग में गाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसके आंसर से वाकिफ होंगे, पता होगा आपको इसका सही उत्तर क्या है कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। वंदे मातरम की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय गीत है हमारा, राष्ट्रीय गीत है ये हमारा, राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन हो जाता है। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, काफी बार लोगों को जानकारी नहीं होती राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में क्या फर्क है। तो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन हो जाता है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो आपसे पूछा गया है कि अपने मूल रूप में ये किस राग में बजाया या गाया जाता है। सिमरन ए, अंशवी चौधरी कह रही हैं ए, वंदना जी ने अपना नो बी यानी बी कर दिया है। सिमरन जी कह रही हैं ए, दीक्षा प्रजापति कह रही हैं ए। नमस्ते दीक्षा जी, स्वागत है आपका क्लास में। और अंशवी जी कह रही हैं ए। आप लोग आज, खैर हैरानी की बात है, पहली क्लास ऐसी रही है हमारी आज तक की कि जिसमें काफी गलत उत्तर आए हैं आज। बाहर इसका आंसर नहीं होगा, राग देश इसका बिल्कुल सही आंसर है, राग देश। तो वंदे मातरम उसके मूल रूप में राग देश में गाया जाता है, राग देश में। जी हाँ, हैप्पी सोल ने जैसे बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो राग देश में वंदे मातरम उसके मूल रूप में गाया जाता है। पूछ लिया गया था ये सवाल आपका यूपी टीजीटी पीजीटी 2013 के एग्जाम में, 2013 के एग्जाम में ये पूछा गया था कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। तो बाहर, देश, हमीर या देश का, तो इसका आंसर है राग देश। तो इसका सही उत्तर है राग देश। आ जाते हैं आज के लास्ट सेकंड यानी 9th क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि ताल दीप चंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। प्रायः किसके साथ बजाई जाती है, क्या ख्याल के साथ, क्या ध्रुपद के साथ, क्या धमार के साथ, या फिर टप्पा के साथ। दीप चंदी याद रखिएगा, खुले बोलों की ताल भी हम इसे कहते हैं, खुले बोलों की ताल भी हम इसे कहते हैं। तो ताल दीप चंदी किसके साथ सबसे ज्यादा पे यहाँ पे फोकस कीजिएगा। जब पूछा जाए प्रायः किसके साथ बजाई जाती है तो सबसे ज्यादा अधिक उपयोग कहाँ पे होता है, क्या ख्याल में, क्या ध्रुपद में, क्या धमार में, क्या फिर टप्पा में। ख्याल, ध्रुपद, धमार या टप्पा। गायत्री जी कह रही हैं डी, पारुल पटेल जी कह रही हैं डी, वंदना दीक्षा प्रजापति जी भी कह रही हैं डी यानी टप्पा। वंदना गुप्ता जी कह रही हैं ए। पूजा गुप्ता जी कह रही हैं ए यानी ख्याल। बाकी सभी आंसर देने का प्रयास कीजिए। पारुल पटेल जी कह रही हैं ए और डी। हैप्पी सोल कह रहे हैं डी यानी टप्पा। बाकी सभी लोग भी प्रयास कीजिए उत्तर देने का। देखिए इसका उत्तर, जो सही उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्वास्तिक चौधरी जी का आंसर आया है 1 यानी फर्स्ट। तो देखिए ख्याल या ध्रुपद इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा सी एंड डी, सी एंड डी। तो दीप चंदी जब बजाई जाती है टप्पा के साथ,
दीपचंदी जब बजाई जाती है टप्पा के साथ, ज्यादातर टप्पा के साथ बजाई जाती है, डी इसका करेक्ट आंसर है। और धमार के साथ जब ये बजाई जाती है, धमार के साथ, तो इसका नाम हो जाता है चरचरी ताल। याद रखिएगा, चरचरी इसका नाम होता है। दीपचंदी ताल का चरचरी भी एक नाम है। यूपी से बिलोंग करती है, यानी उत्तर प्रदेश से ये ताल बिलोंग करती है, जब इसे हम चरचरी कहते हैं। तो सी एंड डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, धमार एंड टप्पा। धमार और टप्पा के साथ दीपचंदी ताल बजाई जाती है। आखिरी प्रश्न काफी इजी, आप सभी को पता होगा उत्तर। जी हाँ, सबसे ज्यादा तो टप्पा के साथ ही बजाई जाती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा टप्पा के साथ बजाई जाती है। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, सी एंड डी देखिए धमार के साथ भी उपयोग में ली जाती है, याद रखिएगा। मान लीजिए अगर धमार यहाँ पे नहीं होता तो आप सिर्फ टप्पा टेक करते, या फिर टप्पा नहीं होता, मान लीजिए सबसे ज्यादा टप्पा के साथ बजाई जाती है, इसकी जगह कुछ और होता, कोई और गायन शैली होती, तो आप धमार पे भी राइट लगा सकते थे। आप धमार पे भी राइट लगा सकते थे। चरचरी इसका दूसरा नाम हो जाता है जब ये बजाई जाती है। 10वां प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न आप सभी से ये पूछ रहा है कि भातखंडे विश्वविद्यालय, भातखंडे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? क्या ग्वालियर में, क्या इलाहाबाद में, क्या लखनऊ में, या फिर वाराणसी में? क्या ग्वालियर में, क्या इलाहाबाद में, क्या लखनऊ में, या फिर वाराणसी में? पूजा गुप्ता जी कह रही हैं सी, स्वास्तिक जी भी कह रहे हैं 3, गायत्री सक्सेना जी और सिमरन जी भी कह रही हैं सी, दीक्षा प्रजापति जी ए एंड सी कह रही हैं। ओके, हैप्पी सोल कह रहे हैं सी। तो देखिए जिसका आंसर सी है, तो आप सभी जानते ही हैं सी से करेक्ट आंसर आप सभी का, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। लखनऊ में भातखंडे विश्वविद्यालय स्थित है। भातखंडे विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ग्वालियर से एसोसिएटेड आपका राजा मानसिंह विश्वविद्यालय हो जाता है। लखनऊ में आपका भातखंडे विश्वविद्यालय स्थित है। वाह, जी हाँ, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आज की लास्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। जो रोज की तरह एक हमारा विचार है, एक संगीत के लिए कन्फ्यूशियस द्वारा ये दिया गया है। ये जो लाइन है जो आप सभी से कह रही है, म्यूजिक प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ प्लेजर विच ह्यूमन नेचर कैन नॉट डू विदाउट। इंसान का जो नेचर स्वभाव होता है, अकेले जो प्लेजर खुशी नहीं बना पाता, वो संगीत के साथ ही पॉसिबल है। मतलब मान लीजिए मैं कोई बात आपको समझा रहा हूं कुछ शब्दों में, कुछ बोल के, तब उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब उससे वो फीलिंग नहीं आएगी जो सेम बात मैं आपको गा के समझाऊंगा। तो आप मेरी बात से, इस थॉट से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि संगीत वो फीलिंग लेके आता है आपके बोलों में, जिससे एक अलग सा एक प्लेजर, एक खुशी उसमें बन जाती है, एक अलग खुशी उसमें पैदा हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी थॉट के साथ आज की क्लास को विराम देना चाहूंगा, अपनी वाणी को यहीं पे, ताकि कल फिर से आप सभी से सेम समय पे मुलाकात हो सके। जब भी आप क्लास में आते हैं एक बार शेयर कर दीजिए, कर दिया करिए। क्लास को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, कुछ नहीं जाता एक लाइक करने में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर से मुलाकात होगी कल सेम समय। गुड नाइट।